नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं? क्या हालचाल है आप सभी लोग का? हम सभी लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने बहुत सारा चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया है। सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि क्या होता है सॉल्यूशन, इसके बारे में। इसके बाद हमने कंसंट्रेशन के ऊपर चर्चा किया। इसके बाद पहला हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ा। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मिसिबल, इमिसिबल, वेरी हाई मिसिबल सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा किया। और हमने एक चीज देखा बहुत ही अच्छे ढंग से कि राउट्स लॉ क्या होता है। हमने देखा कि जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वह आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। इसके बारे में हम सभी लोगों ने देखा। तब हम अब हमको देखना है कि राउट्स लॉ होता क्या है। इसके बारे में हम सभी लोग को देखना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो देखिए राउट्स लॉ को पढ़ने से पहले हमको तीन चीजें जानना होगा। एक जानना होगा आपको पार्शियल प्रेशर, ठीक है। दूसरा जानना होगा आपको वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और तीसरा आप सभी लोग जानते हैं वो है मोल फ्रैक्शन। ये तीन चीज अगर आपको आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको राउट्स लॉ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या है इसके बारे में हमको देखना है। इसको हम शॉर्टकट में पीपी लिखेंगे, वेपर प्रेशर को हम शॉर्टकट में वीपी लिखेंगे। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर को हमको बस समझना है। देखिए, जैसे कि आप किसी कमरे को एज्यूम करिए, अपने ही कमरे को एज्यूम करिए। अगर आप कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे को एज्यूम करिए। उस कमरे में क्या होगा, कई प्रकार की गैसें भरी होंगी। जैसे कि ऑक्सीजन गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, कुछ कुछ मात्रा में अदर गैसें भी होंगी, हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर पोल्यूशन वाला एरिया है तो और कुछ गैसें होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ये सब गैसें होंगी। तो इन सभी गैसों से एक गैसों का मिक्सचर बना है। उस मिक्सचर में जो है कि इन सभी गैसों का मिक्सचर बना है। ठीक है, मान लो कि इसके अंदर है आपका O2 है, N2 है, CO2 है, कुछ मात्रा में CO है, और आपका SO2 है, NO2 है, etc। ये सभी गैसें हैं। तो इन सभी गैसों में ऑक्सीजन का कितना अमाउंट है, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, वही प्रेशर क्या कहलाता है, वही प्रेशर कहलाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का कितना प्रेशर है इस रूम के अंदर, वही क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। इसी प्रकार से CO2 का कितना प्रेशर है वह क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। N2 का कितना प्रेशर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। और हम अगर टोटल प्रेशर की बात करें कि इस रूम के अंदर टोटल गैसों का प्रेशर क्या है, तब इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सभी गैसों का सम। सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर को अगर आप सम कर देते हो तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है टोटल प्रेशर ऑफ गैसेज। है समझ में? जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि इस रूम में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर X है, इसका Y है, इसका Z है, इसका इसी प्रकार से ABCD जो भी आपको मानना हो मान सकते हैं, ATM में, बार में, पास्कल में, किलो पास्कल में, टॉर में, जिसमें भी आपको प्रेशर को मानना हो मान सकते हो। अगर हम कहें टोटल प्रेशर क्या होगा तो सभी गैसों का पार्शियल प्रेशर का सम कर देंगे तो वही चीज़ क्या कहलाएगा, वही चीज़ आपका टोटल प्रेशर कहलाएगा। तो राउट्स लॉ क्या कहता है, राउट्स लॉ कहता है कि देखो जैसे गैसें हैं, गैसों का पार्शियल प्रेशर होता है, इसी प्रकार से भी अगर लिक्विड है और अगर लिक्विड वोलेटाइल है, अगर लिक्विड वोलेटाइल है तो उस केस में उस लिक्विड का भी पार्शियल प्रेशर होगा। या फिर कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में जितनी मात्रा में लिक्विड है उस लिक्विड का भी पार्शियल प्रेशर होगा। तो राउट्स लॉ के अनुसार उस सोल्यूशन में जितने भी आपके सल्यूट हैं और जितने भी आपके सॉल्वेंट हैं उसका पार्शियल प्रेशर का सम, उसका पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होना चाहिए, टोटल प्रेशर के बराबर होना चाहिए।
यही राउट्स लॉ कहलाता है। राउट्स लॉ क्या कहलाता है कि जो गैसें हैं उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर P है, सॉरी टोटल प्रेशर P है, वह पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज कहलाता है क्या, राउट्स लॉ। अभी हम इसके ऊपर खूब विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा, अब पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे हैं, पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे हैं, तो देखिए जो गैस है वह क्या होगा, मतलब जो सोल्यूशन है वह आपका वोलेटाइल होगा। अगर वह वोलेटाइल सोल्यूशन है तो क्या करेगा, वह वेपराइज फॉर्म में जाएगा। वोलेटाइल का मतलब जो अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं। जैसे कि वाटर क्या है, वोलेटाइल है। जैसे कि आप कपड़ा धुलते हो तो कपड़ा धुल करके बाहर फैला दो, अगर धूप नहीं है तो भी धीरे धीरे कपड़ा सूख जाता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वह रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, वेपर के रूप में धीरे धीरे उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो जो वोलेटाइल सोल्यूशन होता है वह क्या होता है, वेपर में धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जब ये वेपर में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा तो वेपर में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वेपर में इसकी वेपर में इसकी प्रेशर बढ़ जाएगी तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। और तब पार्शियल प्रेशर के बराबर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है पहला तो वेपर प्रेशर, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें उस पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर सब्सटेंस का कितना मोल फ्रिक्शन है, कितना मोल फ्रिक्शन है, उससे हम उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला निकल करके आ जाता है। पार्शियल प्रेशर बराबर तब क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर बराबर हो जाता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रिक्शन। यही क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर इस गैस के बारे में बात करते हैं, हालांकि हमको इसको लिक्विड के लिए पढ़ना है, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों के लिए सेम फार्मूला लगते हैं। लिक्विड के लिए क्या होगा, मतलब इस गैस के लिए क्या होगा, इस गैस के लिए अगर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर जो कि वेपर फॉर्म में ही रहता है, और इसका मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन के बारे में हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सेशन कर चुके हैं कि मोल फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, मोल ऑफ ऑक्सीजन के मोल फ्रिक्शन के बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन बटे में टोटल मोल ऑफ गैसेज, जितने इसमें गैस है उन सभी का क्या, टोटल मोल, एन टोटल। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि मोल ऑफ नाइट्रोजन अपान में टोटल मोल। इसी प्रकार से CO2 का क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाई मोल ऑफ CO2 बटे में, यानी कि अपान में टोटल मोल। इसी प्रकार से CO का क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रिक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से SO2 का क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ SO2 मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रिक्शन ऑफ SO2। इसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ NO2 मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रिक्शन ऑफ NO2। आया समझ में, ये होता है क्या आपका राउट्स लॉ। चलिए अब और थोड़ा सा विस्तार से हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, हमको लेना है सोल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉरी हमको सॉल्यूशन के अंदर में चर्चा करनी है किसके बारे में, पार्शियल प्रेशर, राउट्स लॉ, ETC के बारे में। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए देखिए क्या क्या करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसी से मिलकर के क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है। तो इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा, जिसको कि हम P टोटल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो P टोटल बराबर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, P ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से आपका, ठीक है ना, इसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तब हम पी टोटल अगर निकालें तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी टोटल बराबर हो जाएगा आपका सल्यूट का वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका फार्मूला होता है। इन जनरली पार्शियल प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शियल प्रेशर को, और वेपर प्रेशर को P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर प्रेशर को P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है कि सल्यूट को A से रिप्रेजेंट करेंगे। इस केस में हम किसी को भी किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सल्यूट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तब इस तरह से अगर हम देखें पार्शियल प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A एक्स A, और पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, P नॉट B एक्स B हो जाएगा। ठीक है, तब P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर हो जाएगा आपका P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। ये आपका क्या होता है, राउट्स लॉ होता है। क्या कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर उसके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, और पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, किसी भी पार्टिकुलर चीज का वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब नोट्स में देख लेते हैं कि क्या हमने यही लिखा है कि कुछ और है। According to this law, the partial pressure of any हमने volatile बताया ना, any volatile constituent of a solution at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure constituent multiplied by mole fraction of that constituent in the solution। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उसके वोलेटाइल कांस्टिट्यूएंट के अमाउंट के बराबर होता है। ठीक है, अमाउंट का जो वेपर प्रेशर है और उसका मोल फ्रैक्शन का मल्टीपल है उसके बराबर होता है। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कांस्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कांस्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कांस्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। यानी जो पार्शियल प्रेशर है वह किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस के किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर जो है कि उसके वेपर प्रेशर जो कि उस कांस्टिट्यूएंट का जो कि वह प्योर कांस्टिट्यूएंट है उसके मल्टीप्लिकेशन में होता है, किसके, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है, लेट ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन लेते हैं प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग Na मोल ऑफ लिक्विड, जिसमें कि Na मोल लिक्विड A मिलाया गया है और Nb मोल लिक्विड B मिलाया गया है। ठीक है, और इसका पार्शियल प्रेशर लेट Pa एंड Pb बी द पार्शियल प्रेशर, Pa और Pb क्या है, पार्शियल प्रेशर है इन दोनों कांस्टिट्यूएंट का, ऑफ टू कांस्टिट्यूएंट्स A एंड B इन सॉल्यूशन, एंड P नॉट A P नॉट B द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट रेस्पेक्टिवली, और P नॉट A P नॉट B क्या है, यह जो है कि आपका वेपर प्रेशर है। ठीक है, तब अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के नियमानुसार जो पार्शियल प्रेशर Pa है वह मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन मतलब Na अपान Na प्लस Nb, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर A का मोल अपान में टोटल मोल जो कि A और B से मिलकर के सोल्यूशन बना है, और वेपर प्रेशर ऑफ A यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A जिसको कि हम XA से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेपर प्रेशर ऑफ A यानी कि P नॉट A। इसी प्रकार से Pb के लिए क्या हो जाएगा, Pb बराबर हो जाएगा Nb अपान में Na प्लस Nb, यानी कि मोल ऑफ Nb और टोटल मोल इनटू में वेपर प्रेशर, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू में P नॉट P, यानी कि XB इनटू में P नॉट B। इफ
टोटल प्रेशर BP, यदि टोटल प्रेशर P है तब टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। यदि दो सोल्यूशन का, दो प्रकार के सब्सटेंस का यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट का सोल्यूशन है तब, यानी कि तब यहाँ क्या हो जाएगा, PA के जगह पर हम रखेंगे Na/Na प्लस बी, फिर P0A, फिर NB/Na प्लस बी इंटू में P0B, और इसके बाद फिर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर P बराबर XA P0A प्लस PXB P0B, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कि आपका आइडियल सोल्यूशन। चलिए और आगे देखते हैं। दिस लॉ इज मेजर डिसाइडिंग फैक्टर वेदर ए सोल्यूशन विल बी आइडियल और नॉन आइडियल। यही जो नियम है यह डिसाइड करता है कि जो आपका सोल्यूशन है वह आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन ओबे राउट्स लॉ। आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वह राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। हर एक कंसंट्रेशन के रेंज पर यह लॉ फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हम ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन का सम ले रहे हैं, और हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम XA प्लस XB बराबर 1 होता है। भले उसमें मल्टीपल करके है लेकिन है तो सम ही ना। ठीक है, और आप देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी दो गैसें ले रहे हैं अगर वो वोलेटाइल है, ध्यान रखेंगे वोलेटाइल शब्द को, अगर वोलेटाइल होगा तभी जो है कि हम, जब वोलेटाइल होगा तभी वो वेपर में जाएगा, और जब वेपर में जाएगा तभी हम वेपर का प्रेशर के बारे में बात कर पाएंगे। अगर कोई भी सल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है, अगर कोई भी सल्यूट या सॉल्वेंट अगर नॉन वोलेटाइल है तो उस केस में आपका राउट्स लॉ लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमें वोलेटाइल सल्यूट या सॉल्वेंट लेना है जो कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अधिकांशतः जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ जो है कि एक्सेप्शंस भी होते हैं, जो लिक्विड होते हुए भी वोलेटाइल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए खैर उसकी बात अलग है, जब हम लोग बहुत डीप में जाएंगे आगे तब उसके बारे में देख लेंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दे शो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वह क्या करते हैं, वह जो है कि पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउट्स लॉ से, यानी कि या तो उसका पार्शियल प्रेशर ये जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा, या फिर पार्शियल प्रेशर घट जाएगा, यानी कि पी टोटल बराबर PA प्लस PB के बराबर नहीं होगा। इन दोनों का सम या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। जब ये ज़्यादा होगा तो उस केस में जो है कि इसका जो ग्राफ बनता है वह कैसा ग्राफ बनेगा, वह दूसरे टाइप का बनेगा, और जो कम होगा उसका ग्राफ जो है कि दूसरे प्रकार का बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके हम ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कर्व बनेगा, कैसे कर्व बनेगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू XA और XB। Y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनेगा, M और X के बीच में बनाना है ना। Y इज इक्वल टू X के, Y इज इक्वल टू MX का ग्राफ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B, Y इज इक्वल टू वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाए ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। PB इज इक्वल टू XXB, वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ, तब PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर Y इज इक्वल टू MX नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या रहेगा। PA इज इक्वल टू क्या होता है, XA P0A। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B, PB इज इक्वल टू XB P0B हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार क्या होता है, डाल्टन का नियम क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वह जो है कि पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है, जो टोटल प्रेशर होता है वह पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तब P टोटल बराबर क्या हो जाता है, P0A फिर XA फिर P0B XB। ठीक है, ये होता है। तब इसके बीच में जो ग्राफ बनता है वह किसके बीच बनता है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ बनता है। ठीक है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ बनता है। और देखिए यहाँ पर रखा गया है वेपर प्रेशर ऑफ ए, यहाँ पर रखा गया है वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो देखिए तभी ग्राफ किसके बीच में है,
P बराबर है आपका P0A और XB, ठीक है, XA। तब अगर हम इसको ग्राफ बनाए तो P0A बराबर क्या हो जाएगा, P/XA। इसके बीच में हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसके बीच में ग्राफ बन रहा है। तब y एक्सिस पर हमारा क्या है, देखो एक्चुअली में ये दो ग्राफ मिल करके है, ये एक ग्राफ ऐसे और एक ग्राफ ऐसे, दोनों ग्राफ को मिला दिया गया है। यहाँ पर हमारा एक ग्राफ बना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इसके बाद फिर दूसरा ग्राफ बना है इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी P0B का मतलब वेपर प्रेशर ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी के बीच में ग्राफ बना है। तो आप इस ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में क्या दिया है, मोल फ्रिक्शन दिया है, ऊपर में ये P टोटल बराबर दे दिया है। P टोटल बराबर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसके बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो जब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है, जब पार्शियल प्रेशर अपने मैक्सिमम स्टेज पर होगा तो उसका मोल फ्रिक्शन क्या होगा, मोल फ्रिक्शन उस केस में आपका 1 हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर, बार बार मुंह से पार्शियल प्रेशर निकल जा रहा है, जब वेपर प्रेशर आपका मैक्सिमम स्टेज में होगा तो उस केस में उसका मोल फ्रिक्शन भी क्या होगा, 1 होगा। और जब यहाँ मोल फ्रिक्शन 1 होगा तब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, तब इस केस में जब मोल फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगा तो उस केस में मोल फ्रिक्शन दूसरे वाले अमाउंट का क्या होगा, 0 होगा। दूसरे वाले अमाउंट का क्या हो जाएगा, मोल फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जब वेपर प्रेशर ऑफ बी का वेपर प्रेशर जब सबसे ज़्यादा होगा तब उस केस में बी का मोल फ्रिक्शन भी यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ए का मोल फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो ग्राफ बना है तो ये ग्राफ जाएगा PA बराबर XA और P0A। इसका ग्राफ में हम यहाँ पर देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए का मोल फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम है। उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर देखेंगे तो बी का मोल फ्रिक्शन 0 और यहाँ पर बी का मोल फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है राउट्स लॉ का ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या होता है, अगर आइडियल सोल्यूशन है तब तो ये ग्राफ आएगा, लेकिन अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा तब इस ग्राफ के अंदर डेविएशन देखने को मिलेगा। कैसा डेविएशन देखते हैं, वेपर प्रेशर कर्व फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। वेपर प्रेशर कर्व जो है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेविएशन दिखाता है। कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। इसके आधार पर यह जो है कि तीन प्रकार का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। पहला स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, और इसके बाद फिर निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में 2 होते हैं, निगेटिव डेविएशन में क्या होते हैं, निगेटिव डेविएशन में आपका 1 होता है। अब देखिए, जब अगर हम साइक्लोप्रोपेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का ग्राफ बनाते हैं तब यहाँ पर क्या लिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पर लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ साइक्लोप्रोपेन लिया गया है। तो जब यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड मैक्सिमम का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उस केस में कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रिक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा 1 होगा, और साइक्लोप्रोपेन का मोल फ्रिक्शन 0 होगा। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तब उस केस में साइक्लोप्रोपेन का मोल फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रिक्शन 0 होगा, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डैश डैश करके लाइन है, ये आपका जो है कि आइडियल सोल्यूशन होता तो ये ग्राफ यहाँ पर आता, ये बताया गया है। लेकिन इसके ऊपर का जो आप देख रहे हैं, ये जो क्लियर लाइन दिखाया गया है, जो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये जो क्लियर लाइन दिखाया गया है, ये आपका इस डॉटेड लाइन के ऊपर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है कि आइडियल सोल्यूशन ना होने के कारण से आइडियल राउट्स लॉ के ग्राफ में पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर P टोटल बराबर दिए गए, P टोटल बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ साइक्लोप्रोपेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ग्राफ है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर मोल फ्रिक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर ग्राफ है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ साइक्लोप्रोपेन बराबर मोल फ्रिक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन और वेपर प्रेशर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है।
अब इसमें देखो एक नोट करके है कि जो फिगर में जो डॉटेड लाइन है वो जो है कि क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर कर्व है आइडियल सोल्यूशन के लिए, और जो क्लियर लाइन है वो क्या है, वेपर प्रेशर कर्व है नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जिसके अंदर किसके अंदर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा उसके बारे में दिखाया गया है। एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइसल्फाइड का जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर क्या होगा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। इधर हमने एसिटाल्डिहाइड का वेपर प्रेशर लिया है और इधर हमने कार्बन डाइसल्फाइड का वेपर प्रेशर लिया है। इसके बीच में देखिए यहाँ पर ये ग्राफ में डिफरेंस जो है आइडियल सोल्यूशन से गैप जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा होगा, जब वेपर प्रेशर अपने मैक्सिमम स्टेज में होगा तो उस केस में उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, वेपर में इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तब दूसरे वाले का अपोजिट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अमाउंट क्या होगा, लगभग जीरो होगा, इसलिए इसका मोल फ्रैक्शन जीरो। यहाँ पर देखिए वेपर प्रेशर कार्बन डाइसल्फाइड का ज़्यादा है, इसलिए कार्बन डाइसल्फाइड का मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा, और यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड का मोल फ्रैक्शन जीरो। ठीक है, आप इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन कैसे होता है, तो ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो आइडियल सोल्यूशन के लिए कर्व बन रहा है उस कर्व के बजाय आपका जो निगेटिव रूप में डेविएट हो जाए, यानी कि अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है अगर उसके बीच में अगर बांड बनने लगेगा ना, तो राउट्स लॉ के अनुसार जो वेपर प्रेशर था जो है कि पार्शियल प्रेशर बराबर जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का सम था, यह सम जो है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन था यह टोटल उसके बराबर नहीं हो जाएगा, और पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी भी नहीं होगा, और ये उससे कम होगा। जब उससे कम होगा यानी कि जो टोटल प्रेशर है वह पार्शियल प्रेशर से कम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कंपाउंड है वो आपस में बांड बना ले रहे हैं, और जब बांड बना लेंगे तो उस केस में वो वेपर में नहीं जा पाएगा। जब वेपर में नहीं जा पाएगा तो वेपर का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जब वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो वेपर में मोल फ्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, जब वेपर में मोल फ्रैक्शन नहीं बढ़ेगा तो वह आइडियल कंडीशन से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, और वो डेविएशन नीचे की तरफ होगा। है समझ में, तब यह है आपका वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफार्म। इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफार्म क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो एसीटोन का होगा वह क्या होगा, कम होगा। ऐसा इसमें क्यों हुआ, क्योंकि C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl। ठीक है, यहाँ पर है, इसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण से इसका जो है कि निगेटिव डेविएशन हो जाता है। यानी कि इससे तो स्पष्ट हो गया कि अगर दो सॉल्यूशंस के बीच में थोड़ा सा भी इंटरेक्शन है तो राउट्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा, वह राउट्स लॉ से डेविएशन उसका नीचे की तरफ हो जाएगा। जो राउट्स लॉ का कर्व है उस कर्व से नीचे की तरफ होगा, और इसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव डेविएशन में देखने को मिलेगा कि जो बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं करेंगे, देखो ना तो अट्रैक्ट करे ना ही रिपल्सन करे। जब ऐसा कंडीशन होगा तो उस केस में आपका आइडियल सोल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर रिपल्सन करता है, क्लोरोफार्म और साइक्लोप्रोपेन आपस में रिपल्सन करते हैं इसलिए इसमें पॉजिटिव डेविएशन मिलता है, इसमें कम रिपल्सन करते हैं इसलिए कम पॉजिटिव डेविएशन, और आपका लार्ज पॉजिटिव डेविएशन एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइसल्फाइड मिलता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा रिपल्सन होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, निगेटिव डेविएशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए पी टोटल बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफार्म, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफार्म बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफार्म और वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफार्म। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन और वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन हो जाएगा। देखिए जहाँ पर पी नॉट है वहाँ पर वेपर प्रेशर है, गलती से हमारे मुंह से पार्शियल प्रेशर निकल जा रहा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये चीज़ आपको हमने बता दिया है कि अगर वेपर प्रेशर आपका एसीटोन का ज़्यादा है तो इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन मैक्सिमम अमाउंट में और 1 होगा, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफार्म क्या होगा, कम होगा। अब कल हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउट्स लॉ, इसके बारे में देखेंगे, और इसके बाद हम एक चीज़ और चर्चा करेंगे, ये है का कंपेरिजन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसका कंपेरिजन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई लोग क्लास नहीं मिक्स करेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।